हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तर प्रदेश आरओ के लिए आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब इसमें हम शुरू करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर, विभिन्न क्षेत्रों पर, अर्थव्यवस्था पे, कृषि आदि पे क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश शासन का। तो सबसे पहले तो 17वीं शताब्दी में भारत औद्योगिक माल का एक बड़ा निर्यातक देश था। औद्योगिक माल का उत्पादक और निर्यात करता था। भारत से सूती और रेशमी वस्त्र, मसाले, नील, औषधियां और बेशकीमती पत्थर और रत्न आदि यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यूरोपीय लोग यहाँ से ये सारे सामान खरीदते थे और बाहर जाकर उनको ऊंचे दामों में बेचते थे, जिससे उनको बहुत लाभ होता था। तो और भी ज़्यादा आगे व्यापार के लिए उत्सुक होते थे। यूरोपीय यहाँ से सामान खरीद कर भारत को उसकी अदायगी उसके बदले में सोने, चांदी या फिर बहुमूल्य रत्नों से करते थे। तो इस प्रकार से भारत में सोने, चांदी की आवक भी बढ़ गई और भारत उत्तरोत्तर व्यापार और वाणिज्य में एक उन्नत देश होता चला गया। लेकिन वहीं 1707 ईस्वी के समय में मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस दौर में तेजी से गिरावट आई। भारत के व्यापार और वाणिज्य में गिरावट आई। उत्तरवर्ती मुगल शासक 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक हुए उन्हें हम उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं। तो उन्होंने कुछ उदारतापूर्ण नीतियां अपनाई और यूरोपीय व्यापारियों को बहुत सारी रियायतें दी, व्यापार की रियायतें दी, जिससे भारत के व्यापार को बहुत नुकसान हुआ। और आगे चलकर उन्होंने भारत के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लिया। एक कंपनी ने, यूरोपीय कंपनियों में तो बहुत सारी कंपनियां आई थी। इनमें सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, ये सब मुख्य कंपनियां थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना डच के पहले ही हुई थी, लेकिन भारत में आने का क्रम इनका तीसरा है। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इसको अधिकार पत्र सौंपा था। तो ये व्यापार करने के लिए आई थी भारत में। पुर्तगाली कंपनी 1698, इसी प्रकार ये 1602, 1616 और 1664, ये सब कंपनियां हैं। इनका गठन हुआ, भारत में आने का क्रम था। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर दूसरे पे है डच, तीसरे पे है अंग्रेज। तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर एकाधिकार पूर्वक कब्जा कर लिया। पूरी तरह से इनका एकाधिकार हो गया। इसके बाद इन्होंने भारत के पूरे भूभाग को अपने कब्जे में लिया। सबको हराकर ये कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके लोग देश पे यहाँ अपने नियम कायदे बनाते हैं और रूल बनाते हैं। इन दो युद्धों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी, यह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल जाती है। और एक कंपनी भारत के पूरे संसाधनों का, यहाँ के व्यापार पर कब्जा करके एकाधिकारपूर्ण नियंत्रण स्थापित करके यहाँ के संसाधनों का दोहन करती है और यहाँ से सामान निर्यात कहते हैं उनको, सामान लेकर के ब्रिटेन में और यूरोप के अन्य देशों में उनको बेचा जाता है ऊंची कीमत पर और इंग्लैंड में पूंजी संचय होता है। कंपनी के अधिकारियों का पैसा बढ़ता है। 1757 के बाद
1757 ईस्वी के बाद यहाँ से जो भी धन इंग्लैंड को गया, यहाँ से दोहन तो किया जाता रहा, लेकिन उसके बदले में, उस निर्यात के बदले में भारत को एक भी पाई कुछ लौटाया नहीं गया। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ष यहाँ का सारा धन संपत्ति इंग्लैंड को जाता रहा और हमारे देश में एक तरह से संसाधनों की कमी होती गई। इस प्रकार इंग्लैंड में पूंजी संचय हो रहा था। तो भारत में पूंजी की कमी हो रही थी। यहाँ से निकाल के, यहाँ से सामान लेके उसको निर्यात कर दिया जाता था और उसके बदले भारत को कुछ भी मिलता नहीं था। अंग्रेजों से पूर्व भारत में, इससे पूर्वकालिक जो शासक थे वो भी विदेशी थे, विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने यहाँ आकर शासन किया। लेकिन उनके शासन का चरित्र और अंग्रेजों के शासन के चरित्र में बहुत फर्क था। जहाँ पूर्वकालिक शासक यहाँ आकर भारत के अभिन्न अंग बन गए थे, वो यहीं के हो गए थे, वहीं अंग्रेज शासक कभी भी भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं बन सके। कोई भी यहाँ अंग्रेज जो भी आने वाला था, उसका यही सपना होता कि भारत में ढेर सारी धन संपत्ति अर्जित करके अपने देश को एक दिन लौटना है। हर कोई यहाँ से लौटने का सपना देखता था। तो इस प्रकार उन्होंने दोहन का कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं और भारत को किस प्रकार से, भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कृषि पर प्रभाव, भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय कृषि पर प्रभाव। ब्रिटिश पूंजीवाद का दौर भारत में 1757 से ही शुरू माना जाता है और ये 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ये पूंजीवाद समय समय पर इसका चरित्र बदलता रहा। तो सबसे पहले 1757, इसके बाद का समय, इसे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद बोलते हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद। फिर दूसरा समय आता है 1757 के बाद, यहां से लेकर 1813 तक, ये वाणिज्यिक पूंजीवाद। फिर दूसरा दौर है 1813, मुक्त व्यापार, इसको कहते हैं औद्योगिक पूंजीवाद। फिर तीसरा है 1860 के बाद वित्तीय पूंजीवाद। ये तीनों ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पूंजीवाद के चरण है। पहले चरण में 1757 के बाद यहाँ से सामानों को खरीद कर निर्यात कर दिया जाता था ब्रिटेन में, और उसके अन्य देशों में भी यहाँ का सामान निर्यात किया जाता था और पूंजी संचय किया जाता था। तो ये वाणिज्यिक पूंजीवाद हो गया। और निर्यात। फिर 1813 में, 1757 में इधर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहता है। यहाँ के वाणिज्य पे एकाधिकार पत्र उसको मिला रहता है, वही अकेले व्यापार करती है और सारा पूंजी संचय ये लोग अपने में और ब्रिटेन में, ये सब इसका हिस्सा बांटा जाता था। फिर आता है 1813 में, इसका एकाधिकार खत्म कर दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म करके भारत के व्यापार को पूरे यूरोप के लिए खोल दिया जाता है। अब सभी लोग आके व्यापार करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से सामान निर्यात करके इस दौर में 1757 से लेकर 1813 तक सामान निर्यात करके इतना सामान्य निर्यात हुआ इंग्लैंड को कि वहाँ पर पूंजी संचय के द्वारा उत्पादन भी हो रहा था, बहुत सारे सामान बन रहे थे। तो अब उनको इतना ज़्यादा हो गया सामान कि उनको किसी मार्केट में उनको भेजना होता है। तो भारत इसके लिए अच्छा था। इसके लिए क्या किया इन्होंने, भारत के व्यापार को सभी देशों के लिए, सबके लिए, इंग्लैंड के सभी लोगों के लिए खोल दिया गया ताकि वो अपना सामान यहाँ खपा सकें। इसके बाद आता है 1860 वित्तीय पूंजीवाद। इसमें क्या होता है कि 1858 में, 1857 में भारत की जब पहली स्वतंत्रता क्रांति होती है, जिसको हम भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष कहते हैं, तो इसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जड़ों को हिला डाला था। तो इन्हें लगने लगा कि भारत में कुछ पूंजी निवेश किया जाए, भारत में कुछ बनाया जाए, तो उसके लिए पूंजी की जरूरत थी, यहाँ पर निवेश करना।
इसमें इन्होंने रेलवे, सिंचाई, चाय, बीमा आदि पे, बैंकिंग वगैरह पे इन्होंने बहुत ध्यान दिया। खैर ये भी अपने ही लाभ के लिए बनाया हुआ था। इसको पूंजी निवेश कहते थे। ये सारा यहीं का पैसा निकाल के ये सब निवेश किया जाता था। तो इन्होंने भू राजस्व के लिए इतने बड़े भूभाग पर भू राजस्व के अपने मनमाने तौर तरीके अपनाए। इसके पहले भारत की अर्थव्यवस्था कृषि जनित अर्थव्यवस्था थी। परंपरागत कृषि की जाती थी भारत में। अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था की कि बाद में चलकर भारत खाद्यान्न आदि की जगह नकदी फसलें उगाने लगा। तो भू राजस्व बंदोबस्त में इन्होंने 3 बंदोबस्त किए। सबसे पहला है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई या फिर जमींदारी या इस्तमरारी। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त। इसमें क्या किया गया था? 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू कराया गया था। जमींदारों को, जो जमींदार थे उन्हीं को भूस्वामी मान लिया गया, भूमि का मालिक मान लिया गया। जमींदार ही लगान वसूलने के लिए और उसे कंपनी को देने के लिए उत्तरदायी होता था। यह 10 वर्ष के लिए व्यवस्था की गई थी। 10 वर्षों का एक औसत निकाल लिया जाता था लगान के लिए। उसकी अदायगी हर वर्ष करनी होती थी। एक औसत था और उसका निश्चित अनुपात, आय का एक निश्चित भाग कंपनी को देना तय था। यह भारत के 19% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। 10 वर्षों के लिए 93 में 19% जमींदार भूस्वामी हो गए। कॉर्नवालिस ने लागू किया था। जमींदार क्या करता था? 10वां या 11वां हिस्सा अपने पास रखता था और शेष कंपनी को देता था। यह व्यवस्था बंगाल में, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और वाराणसी, यहाँ पर ये लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई। 19% भूभाग पर जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। यह व्यवस्था असफल साबित हुई। इससे कंपनी को फायदा ये हुआ कि उसको निष्ठावान जमींदारों का साथ मिला भविष्य के लिए। उन्होंने इनको भूस्वामी मान लिया तो इन्होंने भविष्य में साथ दिया। कृषकों की दशा क्या हो गई? एकदम से खराब हो गई। कृषकों की दशा खराब हो गई। ये जमींदार की कृपा पे निर्भर हो गए। स्थायी बंदोबस्त। अब दूसरा बंदोबस्त आता है भू राजस्व के लिए, जिसे हम कहते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था
दूसरी है रैयतवाड़ी। इसे 1820 में लागू किया गया। मद्रास, बम्बई, उड़ीसा। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा सर्वप्रथम बंगाल में, मद्रास में लागू हुई। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों लागू किया रैयतवाड़ी 1820 में। मद्रास, बम्बई, बंगाल और असम। ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल पर ये लगाई गई थी। अब यहाँ कृषक, ये रैयतवाड़ी जो है, रैयत माने कृषक, तो रैयत ही फिर से भूस्वामी हो गया। कृषक को उनका अधिकार मिल गया, भूस्वामी मान लिया गया। अब यही लगान देने के लिए उत्तरदायी है। अब लगान की दर 33 से लेकर 55% तक इतनी अधिक है कि किसान लगान दे नहीं पाया। तो इसमें होता क्या है, कृषक जब लगान देने में असमर्थ होता है, ये व्यवस्था सीधे कंपनी को कृषक ही, रैयत ही लगान देंगे, तो ये महाजन से ऋण लेता है ताकि लगान दे पाए। महाजनों के चुंगल में फंस जाते हैं कृषक और ऋणग्रस्त हो जाते हैं। कृषकों की दशा और भी खराब हो जाती है। जब कृषक लगान नहीं दे पाएंगे तो फिर यह व्यवस्था भी चलने वाली नहीं है। लगान के लिए ही बनाया गया था इन व्यवस्थाओं को, और इसका उद्देश्य यह था कि जहां स्थायी बंदोबस्त 10 साल की व्यवस्था थी, इससे भी निजात पाना था। लगान का निर्धारण जल्दी करने के लिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाया गया था, तो यह व्यवस्था भी असफल सिद्ध हुई। अब तीसरे नंबर पे आता है महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी, महालवाड़ी बंदोबस्त में सरकार ने महाल का अर्थ होता है पूरा गांव, समूचे गांव के साथ बंदोबस्त किया। अब गांव के पूरे उत्पादन के आधार पर जितना भी भूमि में उत्पादन हो रहा है, उन सभी का एक औसत निकालकर पूरे गांव का राजस्व तय किया जाता था, लगान तय की जाती थी। तो महाल का मुखिया पूरे ग्रामीणों की तरफ से या महाल की तरफ से कंपनी को लगान सौंपता था, ये दे देता था। पूरे गांव के लोग, गांव का एक आदमी पूरे गांव की तरफ से लगान चुकाता था महालवाड़ी व्यवस्था में। यह संयुक्त प्रांत, अवध, आगरा और मध्य प्रांत आदि में लगाया गया था। तो अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यही लगा था। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल से बंदोबस्त किया गया। ये भारत के, ब्रिटिश भारत के 30% क्षेत्रफल पर थी। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में ही, इसके 2 वर्ष बाद ही हार्ट मैकेंजी, इन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू करवाया 30% क्षेत्रफल पर यहाँ। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर किसान खुद ही ऋणग्रस्त है, महाजन के चुंगल में है। उसके बाद यहाँ इसको लगान देना है मुखिया को, मुखिया ले जाएगा सबको लगान देने के लिए, कंपनी के लगान देगा सबकी तरफ से। इस तरह से मुखिया और ग्रामीण, ये व्यवस्था ग्रामीण सामाजिक के लिए, भारत के ग्रामीण समाज के लिए
ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत ही विखंडनकारी साबित हुई। लड़ाई झगड़े लोगों में होने लगे। यह व्यवस्था भी पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई। क्यों असफल सिद्ध हुई? एक तो यहाँ कृषक ऋणग्रस्त है, अब ये लगान दे नहीं सकता। जब लगान नहीं दे पाएगा तो अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था की कि उनके उद्योगों के लिए भारत कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता बन जाए। तो उन्होंने क्या किया, इन कृषकों को लगान देने के लिए जबरदस्ती किया। जबरदस्ती लगान वसूली जाने लगी, यातनाएं दी जाने लगी। तो इन्होंने क्या किया, नकदी फसलें, खाद्यान्न फसलों में बड़ा लोचा था, बेचना है, काटना है, उसके बाद तैयार होना। नकदी फसलें क्या थी, खेत से ही खड़ी फसलें खरीद ली जाती थी और इनका अच्छा पैसा भी मिल सकता था। तो इन्होंने लगान चुकाने के लिए नकदी फसलें उगाना शुरू कर दिया। जब नकदी फसलें उगाने लगे तो भारत में खाद्यान्न की कमी होने लगी। कंपनी की नीतियों की वजह से, विदेशी शासन की नीतियों की वजह से नकदी फसलें उगाने लगे और खाद्यान्न की कमी होने लगी, जिससे भीषण अकाल वगैरह पड़े। तो ये सब ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव थे, भारत की कृषि पर प्रभाव। अब भारत यहाँ क्या करता है, नकदी फसलें उगाएगा और ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चा माल का आपूर्तिकर्ता देश बन जाता है, आपूर्ति करता है कच्चे माल की। और वहाँ पर बने हुए सामान, इंग्लैंड में मशीनों से बने हुए सामान भारत में लाके उनको बेचा जाता है और ब्रिटेन के सामान का खरीदार हो जाता है, सामानों का खरीदार बन जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था को आघात करता है। तो ये रहे भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव, जिसमें कृषि पर प्रभाव हमने पढ़ा। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग धन का निष्कासन, धन का बहिर्गमन और अनौद्योगिकरण के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।